वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 7th लेक्चर है। यहाँ पर हम लोग जीएस के चारों पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मतलब 1, 2, 3 और 4 पेपर में से। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। What are the measures taken by the government to address the problems faced by the migrants? भारत में प्रवासन के प्रभाव पर चर्चा करें। प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं उस पर भी हमें जो है यहाँ पे प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर माइग्रेशन या फिर प्रवास जो है वो होता क्या है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी एक अपने जो भी उसका प्राथमिक निवास स्थान है वहाँ से जब वो पलायन कर लेता है, कहीं और जगह शिफ्ट हो जाता है, उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बेहतर नौकरी के लिए या फिर बेहतर अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, किसी एकेडमिक कारण से, एजुकेशन के लिए, जब वो या फिर और किसी भी पर्पस से कोई व्यक्ति जब एक जगह से दूसरी जगह को पलायन कर जाता है तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहले क्या है, रोजगार। बेहतर रोजगार के लिए जो है लोग जो है अपनी जो प्राथमिक निवास स्थान है उसको छोड़ के कई बार देखा गया है कि बाहर जाके जो है मूव करते हैं और ये जनरली जो है ये रूरल टू अर्बन एरियाज़ में देखा गया है। ठीक है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो लोग क्या करते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेशन का। इसके बाद मैरिज है, शादी है। एक बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो कि शादी करने के बाद जिनको कि जो अपने जब इन लॉज के घर जाती हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको माइग्रेशन का ही नाम दिया जाता है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब लगाए जाते हैं तो उसके लिए भी जो है वहाँ पर बहुत सारी ज़मीन जो है उसको जो है वहाँ पे खाली कर दिया जाता है और लोगों को जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो विस्थापन होता है ये भी एक प्रकार का जो है माइग्रेशन ही है। बेहतर शिक्षा के लिए भी जो है लोग अक्सर देखा जाता है कि अपना मूल निवास स्थान छोड़ के जो है दूसरी जगह जो है वो पलायन कर जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता होती है। ठीक है, किसी भी अगर क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता है या फिर जो है वहाँ पे एक अलगाववादी आंदोलन चलाए जा रहे हैं तो लोग अपनी लाइफ में और ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए जो है उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं माइग्रेशन के। तो माइग्रेशन का आखिर क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, अब हम उस पर नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट की या फिर आर्थिक प्रभाव की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले है रेमिटेंसेस। ठीक है, प्रेषण जो होता है वहाँ पर जो है पूरी जो ओवरऑल जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर कर रेमिटेंसेस पर जो है उससे जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कोई, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो रूरल स्थान से अर्बन स्थान पे चला गया है, ठीक है, तो वहाँ पे अर्बन जगह से वो जो भी कमाता है तो वो कुछ हिस्सा जो है अपने वहाँ पे वापस जो है वो गाँव में भेजता है, या फिर जो उसका जो मूल निवास स्थान है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रह रहे हैं या फिर जो उसकी जो बीवी बच्चे रह रहे हैं उसके लिए वो भेजता है रेमिटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उससे क्या होता है, उससे पूरी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारा होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे हमारा जो देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ पे भी जो है वो भी बहुत सारे अपनी जो आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो अपने वापस घर इंडिया में भेजते हैं, जो कि हमारे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ साथ जो है हमारे लिए ये एक फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज का एक माध्यम भी होता है। तो इससे जो है प्रेषण पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जब कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी अगर जो है अपना स्थान, मूल निवास स्थान जो है छोड़ के जाएगा दूसरी जगह, तो जाहिर सी बात है उसे बेहतर जॉब मिल रही है तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा, जो जीवन की जो गुणवत्ता होगी वो और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो उसके पास बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे क्या होगा, उसकी लाइवलीहुड जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, जिससे कि हमारे अल्टीमेटली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ से हम देखते हैं कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर।
यहाँ पर जो भी शहरों में जो भी प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पे लेबर की जो शॉर्टेज है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लेबर की जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है उसको भी कम करने में मदद करता है माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो दूसरी जगह से आके यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं, जिससे कि जो है उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बेहतर होता है, और जो लेबर की जो शॉर्टेज है अर्बन एरियाज़ में उसको भी कम करने में मदद मिलती है। तो और ये सब चीज़ के लिए है। ठीक है, स्किल लेबर्स है, स्किल लेबर्स की भी वो पूर्ति होती है, और यहाँ पे इसीलिए जो है यहाँ पे माइग्रेशन के कारण जो है यहाँ पर हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि चीप लेबर्स भी जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो लेबर अवेलेबिलिटी होती है तो उससे क्या होता है, हमारी जो पूरी जो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो भी और ज़्यादा बेहतर होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स। ठीक है, मलिन बस्तियों का भी जो है विकास होता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जब है बहुत ज़्यादा, जब वहाँ से रूरल से एरिया से जब माइग्रेशन करके आएंगे तो वहाँ क्या होगा, अर्बन एरियाज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो क्राउडेड हो जाएगी, वहाँ की जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उससे क्या होता है, लोगों के पास उतने साधन तो है नहीं, तो उससे वहाँ पे जो बस्तियाँ होती हैं, जो स्लम एरियाज़ जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, इसका बहुत सारे जो है इसके जो है सामाजिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं माइग्रेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ पर जो है जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है उस पर जो है हम यहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाओं जो हैं वो और ज़्यादा एम्पावर्ड होती हैं, क्योंकि वो जब दूसरी जगह आती हैं अपनी और ज़्यादा बेहतर एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए, और ज़्यादा बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको जो है उनके एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, शिक्षा और कौशल विकास में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर जो है गर्ल्स एजुकेशन जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है अर्बन एरियाज़ में। इसके साथ साथ जो है बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट पे बहुत कई तरह के जो है कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे लोगों के जो है स्किल डेवलपमेंट या फिर कौशल विकास पर भी कार्य किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर महिलाएँ जो है अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, उन पर जॉब होती है, तो उनके जो है वहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग में भी जो है वो उस पर भी जोर देती हैं। तो फैमिली प्लानिंग पर भी जो है हम लोग यहाँ पे एक सकारात्मक प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं डाइवर्स कल्चर। बहुत सारे जो है कई जगह से जो है पूरे इंडिया के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ से लोग जो है अर्बन एरियाज़ में आते हैं। तो डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं वो आपस में एक ही जगह मिल रहे हैं, जिससे कि हमारा जो कल्चर जो है एक दूसरे के बारे में हमें पता चलता है, डाइवर्स कल्चर के बारे में जो है हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन रूरल एरियाज़। ठीक है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी जो है कमी होती है। लोग बेहतर नौकरी की तलाश के लिए अर्बन एरियाज़ में तो आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने पढ़ाई की है, सब किया है, तो वहाँ पर वो अपना उनको जो वापस उस सोसाइटी को देना है वो ना देके वो जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल जो रूरल एरियाज़ में है वो कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो लोग जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है, जो है जनसांख्यिकी प्रोफाइल पे में बदलाव देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर जो यंग मेन और वीमेन जो हैं वो जो है अक्सर पलायन कर जाते हैं, या फिर जो मेल होते हैं वो अक्सर जो है पलायन कर जाते हैं, और जो पीछे जो उनका जो मूल निवास स्थान है वहाँ पर उनके बूढ़े माँ बाप, या फिर जो है अगर कोई भी उनकी जो फैमिली जो है उनकी वाइफ उनके बच्चे वो रह जाते हैं। तो वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें रूरल एरियाज़ में। तो ये कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट।
तो अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा इसकी भागीदारी होती है, क्योंकि लोग जब दूसरे जगह मूव करते हैं, बेहतर शिक्षा है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनको अपनी राइट्स के बारे में भी और ज़्यादा पता होता है। जब उनको अपनी राइट्स के बारे में वो जागरूक होते हैं तो जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कि इसका जो अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे जो लोग जो पलायन कर जाते हैं तो वो जो है अपनी जो उनकी पॉलिटिकल राइट्स है, राइट टू वोट, उससे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या फिर पर्यावरणीय प्रभाव। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जब अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है क्राउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग जब वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ पे जो है रहने के लिए जो भी जंगल वगैरह है उसको काटा जाता है। जैसे कि अगर हम ग्रेटर नोएडा साइड चले जाएँ या फिर राजनगर एक्सटेंशन की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे जो जंगल था उसको काट के जो है हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। तो जिससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जैसी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। एग्रीकल्चर के लिए, रेसिडेंस के लिए जो है वनों की कटाई की जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उस पर उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। वहाँ पे जो है वाटर स्केर्सिटी, ठीक है, जो पानी की समस्या है वो बहुत ज़्यादा है। जो लोग जो है जो वहाँ पे जो इतना बर्डन है कि वहाँ के जो पानी का जो संसाधन है, ठीक है, जो पानी का जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं जो है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बोझ है, जो कि वहाँ पे जिसके कारण जो है वाटर स्कैर्सिटी या फिर पॉल्यूटेड वाटर जैसी समस्या जो है उत्पन्न हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं पॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो सैनिटेशन और वेस्ट प्रॉब्लम जो है उसकी भी वो भी बहुत समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट को जो मैनेज करना, ठीक है, वेस्ट का जो प्रबंधन है वो उतना जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। और जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उसके कारण जो वेस्ट का जो हम कह सकते हैं जो निपटान करने की जो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कम है। तो जब माइग्रेंट्स जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान आते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, बेहतर शिक्षा मिल गई, वो बहुत सारे जो है उनको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अगर हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करें तो जॉब को फाइंड करने में, ठीक है, जॉब फाइंडिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है। और अगर उन्हें जॉब मिल भी जाती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा जो लो वेज जॉब्स जो है उनको मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि जो है उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि उनको किसी भी हाई पेइंग जॉब में जो है तुरंत जो है रिक्रूट कर दिया जाए। तो लो वेज जॉब्स है, जॉब ढूंढने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सोशल सिक्योरिटी की उनकी जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे जो हैं यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या फिर सरकारी पहल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है वन नेशन वन राशन कार्ड की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितने भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जितने भी जो हाउस होल्ड्स हैं जो उससे जो है बेनिफिट होते हैं तो उनको ये फैसिलिटी दी गई है कि वो पूरे कंट्री में किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाकर जो है अपना राशन ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिमोट वोटिंग फैसिलिटी दी गई है सरकार द्वारा जो है यहाँ पे जितने भी जो डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे जो इंडिया में ही जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं तो उनको जो है एक रिमोट वोटिंग फैसिलिटी दी गई है जिससे कि वो अपने वोट को जो है वो कास्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा उनको दी जाती है। जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनको जो है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी बहुत सारी लेकर के आई गई हैं। उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम है, प्रोविडेंट फंड स्कीम जो है सरकार लेकर के आई गई है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर जो नीति आयोग ने जो है यहाँ पर जो है एक ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स जो है उसको लेकर के आए हैं, जिसमें कि माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स और हितों की रक्षा की बात जो है वो कही गई है। तो इससे क्या होता है, इससे उनको एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम की, कि इसमें जो है यहाँ पर
जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो भी पुअर पीपल हैं या फिर जो भी लो वेज जॉब्स जो हैं या फिर जितने भी हम कह सकते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग आते हैं, ठीक है, उनको जो है एक अफोर्डेबल हाउस उनको उपलब्ध कराया जाता है जहां पर भी वो कार्य कर रहे हैं उसी के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। यहाँ पे जो है जितने भी जो पुअर लोग हैं, जितने भी जो नीडी लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मदद करने के लिए इस स्कीम को जो है सरकार द्वारा लेकर के आया गया है। पीएम स्वनिधि योजना है कि जिसमें जो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनको बिना कोलेट्रल के कोई भी जो है बिना कोलेट्रल के 10,000 रुपये तक का जो है लोन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है 1 साल के लिए, ताकि वो जो उनके जो कोविड-19 के बाद उनके जो व्यवसाय में जो लॉस हुआ है उसको वो लोग जो है वापस से जो है वो अपने को जो है बिजनेस में जो है इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं ई श्रम पोर्टल जो है, यहाँ पर जो है सरकार द्वारा जो है पूरा एक डेटाबेस बनाया जा रहा है जिससे कि जितने भी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको जॉब ढूंढने में जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सहायता मिले। इसी के साथ साथ हम देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज, ठीक है, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि यहाँ पर जो है जितने भी जो लोग हैं उनकी राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। जितने भी जो इनफॉर्मल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ लेकर के आने की ज़रूरत है, और साथ साथ जो है इनकी सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके लिए जो है उनको एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है, और ताकि उनकी जो सोशल सिक्योरिटी और उनके जो हित हैं उनकी भी सुरक्षा की जा सके। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अंत में कि जो माइग्रेशन है उससे जो माइग्रेंट वर्कर्स जो है उससे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इससे जो सोशल इनइक्वालिटी जो है हमारे, या फिर इनकम इनइक्वालिटी जो है हमारे जो देश में, उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलती है। रिच और जो पुअर के बीच का जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गैप है उसको कहीं ना कहीं कम करने में मदद मिलती है। और यहाँ पर जो लेकिन माइग्रेशन के साथ साथ जो बहुत सारी जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जो है ज़रूरी है कि जो रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पर भी हम लोग डेवलपमेंट करें, ताकि हम लोग कहीं ना कहीं जो अर्बन में जो माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से जो समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है आउटलाइन द रीजंस दैट कॉज्ड अनरेस्ट इन मणिपुर। What steps are taken by the central and the state government to address this issue? उन कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत करें जिनके कारण मणिपुर में अशांति उत्पन्न हुई है। इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम फरवरी 2023 से देखें तो मणिपुर जो है वहाँ पर पूरा माहौल जो है बहुत ही ज़्यादा अशांत रहा है। और यहाँ पर मणिपुर में 2 कम्युनिटी जो है, मेती कम्युनिटी और जो कुकी कम्युनिटी जो है, उन दोनों के बीच में जो है एथनिक वायलेंस देखने को हमें मिलती है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण जो है वहाँ पे सैकड़ों लोगों की जो है वहाँ पे जो है मृत्यु हुई है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को अपने स्थान को छोड़ के दूसरे जगह पर जाना पड़ गया है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और बहुत सारी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसको जो है तोड़फोड़ हुआ है। बहुत सारे चर्चेस हैं उनको भी तोड़ दिया गया है। तो अगर हम मणिपुर की समस्या को हम समझें तो यहाँ पर जो है उसकी भौगोलिक फीचर्स, ठीक है, उसके जो जोग्राफिकल फीचर्स या फिर जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो बहुत बड़ा कारण है वहाँ पे अशांति के लिए। तो हम इसके जोग्राफिकल फीचर्स को एक बार समझ लेंगे। अगर
अगर हम राज्य का भूगोल समझे तो यहाँ पर क्या है, वैली एरिया है और हिली एरिया है। वैली एरिया क्या है, वो जो है सेंटर ऑफ द स्टेट है। अगर पूरा स्टेट जो है वहाँ का जो सेंटर है वहाँ पर वो एक घाटी के रूप में पहचाना गया है, और उसके साथ उसके आसपास का जो एरिया है ये पूरा हिली एरिया है। तो अगर हम सबसे पहले वैली की बात करें, ठीक है, जो घाटी एरिया है अगर हम उसकी बात करें तो ये मणिपुर की जो पूरी भूमि क्षेत्र का केवल मात्र जो है 10% हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन कौन सी सबसे ज़्यादा रहती है, वो मैती पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है, जो कि पूरी मणिपुर की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 64% पॉपुलेशन जो है वो मैती ही पॉपुलेशन है, और जो कि वहाँ पे घाटी के एरिया में रहती है। और अगर हम बात करें इनकी पॉलिटिकली स्टैंडिंग की, तो यहाँ पे अगर हम मणिपुर में टोटल जो वहाँ के जो MLAs की स्ट्रेंथ है वो 60 है, लेकिन उसमें से 40 MLA जो हैं वो मैती कम्युनिटी के ही हैं। इसी के बाद अगर हम हिली एरिया को समझें तो वहाँ पे जो 90% जो मणिपुर का जोग्राफिकल एरिया है वो हिली एरिया के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है 35% जो वहाँ के रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं वो वहाँ पर जो है निवास करते हैं। और इसमें और इनके अगर हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो आउट ऑफ 60 सीट्स केवल 20 सीट जो है यहाँ पर ये जो ट्राइबल्स को ही यहाँ पर मिली हुई है। ठीक है, तो केवल जो है यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी बहुत बड़ा कारण है एथनिक वायलेंस का यहाँ पर। तो आखिर क्या क्या कारण रहे हैं मणिपुर अनरेस्ट के, मणिपुर अशांति के कारण को अब हम यहाँ पर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मणिपुर में हाईकोर्ट का जो फैसला आया है। मणिपुर में जो हाईकोर्ट है उन्होंने अप्रैल 2023 में जो है यहाँ पर एक अपना वर्डिक्ट दिया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो मैती की जो पॉपुलेशन है उनकी बहुत टाइम से डिमांड चल रही है कि उनको जो है ST दर्जा दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने, जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जो मैती पॉपुलेशन को जो ST का जो ST स्टेटस जो देना है, तो इस पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा जो है जल्दी करना चाहिए। तो जिससे क्या हुआ, जिससे जो और जो वहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशंस थी उनमें जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला है, जिसके कारण से यहाँ पे एथनिक वायलेंस है वो उत्पन्न हुई है। इसके बाद हम देखेंगे निष्कासन अभियान। ठीक है, यहाँ पे एविक्शन ड्राइव चलाई जा रही है। यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था, और जिसमें कि कहा था कि जो चूरा चांदपुर और खोपिम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, एक सेकेंड, चूरा चांदपुर और खोपुम, ठीक है, खोपुम जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर इसमें जो है 38 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कि यहाँ पे इलीगली रूप से लोग आकर यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इलीगली रूप से यहाँ पर जो है अतिक्रमण किया हुआ है, इलीगली रूप से जो है कब्जा किया हुआ है। तो उनको जो है यहाँ से हटाया जाने की जो प्रयास किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे भी जो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे गुस्सा देखने को मिला है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, जो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, तो ये जो है ये किसी जो है उनको खास टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, कि किसी जो स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स, जो कुछ विशेष ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, और मेती पॉपुलेशन जो है उनको वहाँ पर जो है सरकार जो है बहुत ज़्यादा उनके प्रति बायस्ड है। तो यहाँ पर जो एविक्शन ड्राइव चलाई जा रही है, तो वहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं वो ऐसे देख रहे हैं कि उनको उनके लैंड से अलग कर दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है वहाँ पर गुस्सा है। तो यहाँ पर हम एथनिक वायलेंस देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परिसीमन प्रक्रिया। ठीक है, डीलिमिटेशन प्रोसेस है 1973 के बाद। ठीक है, 2020 में जो है यहाँ पे डीलिमिटेशन प्रोसेस को फिर से यहाँ पर जो है डीलिमिटेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, मतलब कि परिसीमन की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इस डीलिमिटेशन प्रोसेस में जो है मेती जो कम्युनिटी है उनका मानना ये है कि जो उनकी जो यहाँ पर जो फिगर, उनकी जो पॉपुलेशन बताई जा रही है वो जो फिगर जो है वो एक्चुअल फिगर नहीं है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा, अगर डीलिमिटेशन प्रोसेस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाएंगे। यहीं पर अगर ट्राइबल ग्रुप्स की बात करें, कुकीज़ एंड नागाज ग्रुप की, तो उनका कहना है कि जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 40% तक हो गई है पूरे जो स्टेट की पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी
यहाँ पर उनकी जो असेंबली जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर हम कह सकते हैं जो विधानसभा है, उनको जो है बहुत ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो उनका नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो परिसीमन प्रक्रिया जो है, यहाँ पे उनके जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी लेकर आपस में क्लैशेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिमांड फॉर ट्राइबल स्टेटस बाय मैतीज, ठीक है, मैती द्वारा जो है जनजातीय दर्जे की मांग की जा रही है। तो मैती कम्युनिटी का कहना है कि जब मणिपुर, ठीक है, जो मणिपुर जो है यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ था 1949 में, उससे पहले जो उनकी जो मैती कम्युनिटी थी उसको जो है एसटी दर्जा दिया हुआ था, लेकिन 1949 के बाद से उनसे ये एसटी दर्जा छीन लिया गया था, जिसके कारण से जो है उनकी जो है आइडेंटिटी जो है कहीं ना कहीं वो लॉस हुई है। इसी के साथ साथ जो है उनका जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उनके जो हम कह सकते हैं जो उनका ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसको भी प्रिजर्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और उनका मानना है कि वर्ष 2011 का जो सेंसस हुआ था, ठीक है, उन्होंने बोला है कि वर्ष 2011 के सेंसस में उनकी जो पॉपुलेशन जो है वो घट के 44% हो गई थी पूरे स्टेट की, जबकि यही पॉपुलेशन 1951 में जो है 59% थी, ठीक है, 59% थी। तो उनका मानना है कि जो है यहाँ पर अगर उनकी पॉपुलेशन घट रही है तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर होता है किसी भी ट्राइबल्स के मतलब एसटी दर्जा देने के लिए किसी भी कम्युनिटी को। तो उनका मानना है कि अगर उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है तो उनको जो है एक एसटी दर्जा मिलना चाहिए। तो ये उनके डिमांड्स हैं, जो कि उनकी डिमांड जो है यहाँ पर जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको जो है उनको हम कह सकते हैं कि उनको पसंद नहीं है। तो इस वजह से भी वहाँ पे एथनिक वायलेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल ग्रुप्स, आदिवासी समूह जो है इनकी जो है पूरी डिमांड का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है विरोध कर रही है। और उनका कहना है कि जो भी मैती पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है समृद्ध कम्युनिटी है मणिपुर के अंदर, और वो जो है एकेडमिकली बहुत ही ज़्यादा जो है सशक्त है, वो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा सशक्त है। तो अगर जो है यहाँ पर जैसे पॉलिटिकली अगर हमने बात की कि 60 में से 40 सीटें जो है असेंबली में जो है यहाँ पे मैती पॉपुलेशन के पास ही है। तो यहाँ पर उनका मानना है कि एकेडमिकली और पॉलिटिकली ये लोग बहुत सशक्त हैं, और अगर इनको एसटी दर्जा दे दिया जाता है तो जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कुकीज़ हैं, नागाज़ हैं, वो कहते हैं कि जो मैती पॉपुलेशन है वो कल्चरली भी बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेड ग्रुप है। उनकी जो लैंग्वेज है वो भी जो है भारत की जो 8वीं भारत का संविधान है उसकी जो 8th शेड्यूल जो है, ठीक है, उसमें उसको जो है रिकॉग्निशन दिया गया है, उसमें उसको जो है चिन्हित किया गया है। तो उनका मानना है कि पॉलिटिकली, कल्चरली, एकेडमिकली जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ग्रुप है, तो उनको जो है एसटी दर्जा नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है वो लॉस होगा। इसके बाद हम देखते हैं एंटी ड्रग ड्राइव चलाई जा रही है, नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है वहाँ की जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो जिसके कारण जो पूरा जो वहाँ के जो वहाँ का जो हिली डिस्ट्रिक्ट एरिया है तो वहाँ पर जो है पॉपी कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उस पूरे वहाँ पे हिली एरियाज़ जो है, हिली डिस्ट्रिक्ट्स जो है, वहाँ पर जो है जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो है वहाँ से लोगों को जो है वहाँ से हटाया जा रहा है ताकि पॉपी कल्टीवेशन को जो है वो कम किया जा सके। लेकिन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो देख रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है और मैती पॉपुलेशन को जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनका फेवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है दोनों एथनिक ग्रुप जो हैं उनके बीच में जो है क्लैशेस देखने को हमें मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण जो है यहाँ पर हमें जो है मणिपुर में अशांति देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन कौन से ऐतिहासिक कारक हैं? सबसे पहले है कि राज्य में जो है मैतियों का जो है प्रभुत्व रहा है, हमेशा से जो है मैती पॉपुलेशन जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट रही है। और उनकी जो अगर हम पॉपुलेशन देखें तो 64% पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो केवल जो है 10% एरिया में ही रह रही है।
तो यहाँ पर जो है हमेशा से जो है मैती रूलर्स जो है वहाँ पर रहे हैं। कल्चरल स्फीयर में भी जो है, जैसे कि हमने बात की कि उनकी लैंग्वेज को ज़्यादा पहचाना गया है, तो कल्चरली भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है एडवांटेज रहे हैं। तो अदर ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो है उनको एसटी दर्जा दिया जाए। सामाजिक आर्थिक लाभ से जो है वंचित होना है। मैतियों का ऐसा मानना है कि उनको जो है यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं उनसे जो है उनको जो है यहाँ पे वंचित रखा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जो वैष्णव कल्चर के हैं, मैतीस पॉपुलेशन जो है ये वैष्णव कल्चर के हैं, और उनका मानना है कि वो जो अगर हिल एरियाज़ में जो है उनको जो है डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता, वो हिल एरियाज़ की तरफ मूव नहीं किया जा सकते, क्योंकि वहाँ जो है वो एसटी पॉपुलेशन है वहाँ पर रहती है, ठीक है। तो उनको लगता है कि जो 90% ऑफ द टेरिटरी जो है, ठीक है, 90% ऑफ द टेरिटरी जो है वो ट्राइबल्स के लिए कहीं ना कहीं जो है वो रिजर्व है। तो उनका जो पूरी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो केवल जो है वो 10% जो एरिया में ही जो है सीमित है। तो यहाँ पर जो है मैती पॉपुलेशन जो है उनमें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। देखते हैं कि प्लवन प्रभाव, स्पिल ओवर इफेक्ट, ठीक है। तो अगर हम आसपास के एरियाज़ को देखें तो जो मणिपुर के आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि नागालैंड है और मिज़ोरम है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अलग राज्य की जो है डिमांड हो रही है, जैसे कि नागालैंड की डिमांड है अलग हो रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो मणिपुर के ऊपर देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं बॉर्डर विद म्यांमार के साथ जो है मणिपुर जो है वो सीमा बनाता है, और यहाँ पर जो है ऐसा देखा गया है कि जो म्यांमार के जो सोल्जर्स हैं या फिर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो चाइना से आर्म्स मंगाने के लिए मणिपुर को ही अपना जो है पूरा बेस बनाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा अशांति और इंस्टेबिलिटी, और जो है यहाँ पे इंस्टेबिलिटी अशांति जो है यहाँ पर फैली हुई है इन सब के कारण। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं जिससे कि इस प्रॉब्लम से जो है वो निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वहाँ पे के जो जातीय समूह है उसके साथ जो है सरकार जो है वो उनके साथ जो है संवाद कर रही है, उनके साथ डायलॉग कर रही है, उनसे बातचीत करके उनकी जो आपस की जो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझने की कोशिश कर रही है, ताकि उसके बाद कोई सॉल्यूशन जो है ढूंढा जा सके। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मणिपुर एकॉर्ड है 1986 में जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मणिपुर नेशनल फ्रंट के बीच में जो है वो साइन किया गया था। तो इस तरीके कई बार जो है सरकार द्वारा जो है वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ बातचीत करके जो है समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि बुनियादी ढांचे का वहाँ पे विकास किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सके, उनके पास बेटर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनके पास बेटर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पे स्कूल है, अस्पताल है, सड़क है, उनका विकास किया जा रहा है, ताकि उन लोग की जो गुणवत्ता जो है उनकी लाइफ की उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। कौशल विकास और वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि जो यूथ का डेवलपमेंट हो सके, यूथ को वहाँ पे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले और यूथ जो है अपने लक्ष्य से भटके नहीं। अगर यूथ जो है अगर अपने लक्ष्य से भटकेगा तो जाहिर सी बात है वो इधर उधर जो है ये जो वायलेंट ग्रुप्स जो होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, उनका जो है हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। नशीली दवाओं की तस्करी जो किया जा रहा है उससे भी मुकाबला करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पे जो राज्य सरकार द्वारा जो है वहाँ का जो पॉपी प्लांटेशन, जो पॉपी कल्टीवेशन जो है उस पर जो है एक ड्राइव चलाई जा रही है, ताकि उसको ख़त्म कर दिया जा सके। क्योंकि अगर जहाँ पे भी पॉपी कल्टीवेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो इलीगल ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे अपना डेरा डाल लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर जो पूरी जो इंस्टेबिलिटी, अशांति जो है उसका माहौल रहता है। तो यहाँ पर अगर ड्रग ट्रैफिकिंग को ख़त्म करते हैं तो उस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी को और शांति को हम लोग स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके ज़रिए भी जो है यहाँ पर मणिपुर का
विकास हो सकता है। अगर इंडिया के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वहाँ पे अगर थाईलैंड, म्यांमार, अगर इन सब के साथ अगर हम रिश्ते अच्छे बनाते हैं तो मणिपुर का भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। तो इससे अगर मणिपुर का विकास होगा तो वहाँ के जो एथनिक क्लैशेस जो हैं, वहाँ पर जो लोगों की जो समस्याएं हैं कि उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल को जो है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, ताकि वहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, लोगों को एक सुरक्षित माहौल जो है वो मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है रिफ्यूजीज़ जो है इंडिया में आ जाते हैं। स्मगलिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, आर्म्स डीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है। म्यांमार से जो है माइग्रेंट्स भी बहुत ज़्यादा, जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो वहाँ का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो इसके कारण जो है तो यहाँ पे जो है जो बॉर्डर से जो इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश है, म्यांमार है, उनके साथ मिलकर भी पूरे रीजन में जो है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को स्थापित किया जा सकता है। एफ्स्पा पर पुनर्विचार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे जो लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं कि उनके जो ह्यूमन राइट्स जो है उनका वायलेशन होता है, तो उसको जो है उनकी शिकायत को कम करने के लिए जो है एफ्स्पा को रिपील करने के लिए या एफ्स्पा पर पुनर्विचार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय लोगों के साथ जो है शांति समझौता करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के जो एथनिक ग्रुप जो है उनके साथ पीस एग्रीमेंट जो है साइन किया जा सकता है, ताकि रीजन में स्टेबिलिटी और शांति को स्थापित किया जा सके। ठीक है। वहाँ पे अगर कोई भी जो डिसीजन लिया जा रहा है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो सिविल सोसाइटीज़ जो हैं, उनकी भागीदारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी मदद लेकर ही किसी डिसीजन तक पहुँचना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नागा मदर्स एसोसिएशन है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जो है सिविल सोसाइटी है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करती है, लोगों की परेशानियों को जिससे जो है वहाँ पर हल किया जा सकता है। बेटर गवर्नेंस, ठीक है, प्रशासन को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जो जितनी भी जो सरकारी सहायता लोगों तक पहुँचानी चाहिए, जितनी भी जो सरकार द्वारा लोगों की ज़रूरत वो पूरी की जाती है, उसको और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। करप्शन को कम करना चाहिए। जो लोकल प्रशासन जो है उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसको कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो मणिपुर में जो अशांति जो फैल रही है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मैतीज़ को जो एसटी का जो दर्जा देने का जो पूरा जो विचार है उस पर भी जो है उस पूरी बात को भी एक बार री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी पास्ट में जो है बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई थी, जैसे कि लोकुर कमेटी है जिसको कि गठन जो है वो 1965 में किया गया था, और उन्होंने बोला था कि जो मैतीज़ जो हैं उनको जो है एसटी का दर्जा नहीं देना चाहिए। इसी तरह एक भूरिया कमीशन जो है वो भी बनाया गया था 2004 में। तो यहाँ पे कई सारे जो है कमीशन है उनके रिकमेंडेशंस को, उनके जो क्राइटेरियाज हैं किसी भी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने के लिए, उसके क्राइटेरिया पर जो है विचार करना चाहिए। और मैती पॉपुलेशन के लिए तभी इसको पूरा जो उनको एसटी स्टेटस जो देना है उस पर एक पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है। तो हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे कि हम लोग वहाँ के पे जो रीजन जो है उसमें जो है वहाँ पे शांति हम लोग स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है व्हाई इसरो वांट्स टू एक्सप्लोर साउथ पोल ऑफ द मून एंड हाउ दिस लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी। इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर खोजबीन करने से के क्या कारण है, और ये चंद्र अन्वेषण मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा देगा। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 को जो है हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है 14 जुलाई वर्ष 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंद्रयान 3 जो है इसको चंद्रयान 2 का जो है अनुवर्ती माना गया है, अनुवर्ती मिशन माना गया है। इससे पहले भी इसरो ने जो है यहाँ पे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भेजा था, लेकिन वो दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हुए थे। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो जो इसको लॉन्च किया गया था वर्ष 2008 में, लेकिन यहाँ पर ये जो यहाँ पे साउथ पोल का जो मून का जो साउथ पोल है उसी के पास ये जो है वो क्रैश हो गया था। तो इसके बाद जो है यहाँ पर, लेकिन जो चंद्रयान 1 है उसने ये कंफर्म किया था कि वहाँ पर जो है मून के सरफेस पे जो है पानी के जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रयान 2 जो है इसको 2019 में जो है इसरो द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ मून के जो सरफेस के 2.1 किलोमीटर के ऊपर जो है इसका जो कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं टूट गया था। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है मिशन जो इसरो के हैं चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 कहीं ना कहीं फेल हुए थे, लेकिन जो चंद्रयान 3 है इसको जो है चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन माना जा रहा है और ये चांद पर, ठीक है, ये जो चांद की जो सतह है उस पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड जो क्षमता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसरो का जो है ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है। और यहाँ पे जो है अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है कि वहाँ पे चांद की सतह पे जो है सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित और जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराना जो है इसका उद्देश्य है। और साथ साथ जो है यहाँ पे जो रोविंग जो है घूमने की क्षमता प्रदर्शित जो है वो करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वहाँ पर जो मून की सतह जो है वहाँ पे उसके जो है इन सिटू, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे जो है ग्राउंड पे वहाँ पर जाके जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना, तो ये इसका जो है उद्देश्य है। तो आखिर हम ये समझेंगे कि जो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है साउथ पोल में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, वो साउथ पोल को वो क्यों एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें कि दक्षिणी ध्रुवी ही क्यों, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या है, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर है, जल की उपस्थिति है, जैसा कि चंद्रयान 1 जो है वो कंफर्म कर चुका है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे अगर हम मून का जो एक्सियल टिल्ट देखें तो वो कितना है 1.5 डिग्री है, जिसके कारण से उसका कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे जो है आज तक कभी जो है वहाँ पे सोलर जो रेस है वो पहुंची ही नहीं है, सन की रेस कभी पहुंची नहीं है। ये जो है परमानेंट शैडोड रीजन है, ठीक है, हमेशा से यहाँ पे जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे हमेशा से ही जो है अंधेरा रहा है, यहाँ पे परमानेंटली शैडोड रीजन है इसकी एक्सियल टिल्ट की वजह से, जो कि 1.5 डिग्री है। और यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसी कारण से जो है यहाँ पे जो इसका एक्सियल टिल्ट जो है इसकी वजह से जो है बहुत सारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर कि आज तक जो है सोलर रीजन या पे सनलाइट जो है वो पहुँची नहीं है। यहाँ पे बिलियन ऑफ ईयर्स से जो है यहाँ पर अंधेरा ही रहा है। तो परमानेंट शैडो रीजन होने की वजह से जहाँ पर कि सनलाइट कभी नहीं पहुँची, उसकी वजह से ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडा है, ठीक है, ये कोल्डर रीजन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आइस जो है वो मौजूद होगी, जैसा कि चंद्रयान 1 जो है वो भी कंफर्म कर चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है, सौर मंडल के इतिहास को हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि ये रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे जो है कभी लाइट पहुँची नहीं है, तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स या फिर जो भी मिनरल मटेरियल या रॉक्स जो हैं उनमें जो है वो उसी तरीके से फ्रोज़न रही हैं और उनमें जो है जो इतने सालों में बहुत ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम चेंजेस उसमें आए होंगे। तो इस वजह से वहाँ के जो रॉक्स हैं और सॉइल्स जो वहाँ पे पोलर रीजन में पाए जाते हैं उसमें से जो है वहाँ पे हम लोग जो है सोलर सिस्टम किस तरीके से उत्पन्न हुआ था उसकी हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं। यहाँ पे जैसा पहले था वैसा ही अब भी माना गया है कि होगा, क्योंकि वहाँ पे कोल्डर रीजन बहुत ही ज़्यादा है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो अगर कोई भी जो एनक्रिप्टेड फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी हमें मिलने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि
यहाँ पे जो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो है वो भी कोल्डर टेम्परेचर की वजह से उसका डिग्रेडेशन जो है वो नहीं हुआ होगा। तो हमें सोलर सिस्टम की जो बिगिनिंग है, उसकी स्टार्टिंग है, उसकी हिस्ट्री कैसे है, हमें वो पता लगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी के बाद हम देखते हैं अनएक्सप्लोर्ड रीजन ऑफ द मून। चंद्रमा का जो है ये एक अज्ञात क्षेत्र है। यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही चैलेंजिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब तक जो है साउथ पोल को जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रयान 1 ने जो है यहाँ पर बताया था कि जो है आइस मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे रीजन में है, लेकिन चंद्रयान जो है यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया था, उसके पहले ही वो क्रैश हो गया था। अभी तक क्या है, अभी तक जितने भी जो लूनर लैंडिंग्स हुए हैं वो वहाँ पे जो है इक्वेटोरियल रीजन, जो मून का जो इक्वेटोरियल रीजन है उसके जो नॉर्थ एंड साउथ के पास आसपास ही जो है सारे के सारे एक्सप्लोरेशन हुए हैं। लेकिन ये पहली बार है जब साउथ पोल को जो है यहाँ पर एक्सप्लोर करने की बात कही गई है। और इसके बाद जो है आर्टेमिस जो 3 है, ठीक है, आर्टेमिस 3 जो है ये नासा का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि वर्ष 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी जो है यहाँ पे लूनर जो मून की सतह पे जो साउथ पोल है वहाँ पर जो है इनका भी मिशन है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे साउथ पोल जो है लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसा माना जा रहा है कि ये जो परमानेंट शैडो रीजन है यहाँ पर बहुत सारी आइस मिल सकती है। ये एक कोल्डर रीजन है जिसमें कि बहुत कम ही चेंज हुए हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे मिनरल्स रॉक्स के बारे में पता चल सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि चंद्रयान 3 जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अगर हम ऐसा जो है यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं तो इंडिया जो है ऐसा करने वाला चंद्र के सतह पर चौथी कंट्री होगी। ठीक है, उससे पहले जो है USA, चाइना और जो सोवियत यूनियन है, रशिया जो है, उसने यहाँ पर जो मून की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है हमारे प्रति जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो और ज़्यादा जो है स्पेस सेक्टर में उसको आने की उम्मीद है। तो इससे जो होगा, तो इससे क्या है कि कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी इंडियन स्पेस सेक्टर की। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में जो है जो रिलायबल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर जो है उसको हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि जो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो भी अपने ऐसे जो प्लानिटरी मिशंस जो होती हैं उससे हमसे जो है सप्लाईज लेंगी। तो इससे जो है इंडियन इकोनॉमी की जो है और ज़्यादा ग्रोथ होगी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है रिवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। इससे पूरी जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है उसमें और ज़्यादा जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो ये जो अदर कंट्रीज़ के जो यहाँ पे जो लूनर प्रोग्रेस होते हैं, अगर हम ऐसे लूनर अपने प्रोग्रेस करते हैं तो जो दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो भी हम पे रिलाई करेंगी, जो है अपने जो है सप्लाईज लेने के लिए, जो भी बहुत सारे जो है मटेरियल्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, उसके लिए हम पे जो है वो रिलाई करेंगी। तो इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो है उसको और ज़्यादा जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोज़गार का सृजन होगा। यहाँ पर जो है अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर FDI जो है वो और ज़्यादा आता है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो है नए नए स्टार्टअप्स जो है वो खुलेंगे। ये जो पूरा बिजनेस है वो और ज़्यादा जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। इससे बिजनेस में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, स्टार्टअप्स खुलेंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे रोज़गार जो है वो भी पैदा होगा। रोज़गार पैदा होगा तो यहाँ पे फर्दर हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर हम बात करें केवल ये जो इंडिया का जो लूनर मिशन है, इसने जो है यहाँ पर बहुत सारे जो है हाईटेक जॉब्स को जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है हाईटेक जॉब्स जो है बहुत ज़्यादा जनरेट की है। इनफैक्ट जो है बहुत सारी जो है इनडायरेक्ट जॉब्स भी जो है बहुत ज़्यादा जनरेट की है, क्योंकि जब इसरो लूनर मिशन के लिए कार्य कर रहा था तो उसने अन्य बहुत सारी कंपनी जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो है, HAL है और BHEL है, इन सभी कंपनी के साथ जो है साझा किया था। यहाँ सभी से जो है सप्लाईज ली थी। तो यहाँ पे जो इन कंपनीज में जो है यहाँ पर भी जो
है जॉब जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो जो इंडियन स्पेस सेक्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि यहाँ पे जो है थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स, सब तरह की, ठीक है। ब्लू कॉलर जॉब्स है, वाइट कॉलर जॉब्स है, हाई स्किल्ड जॉब है, इनडायरेक्ट जॉब्स हैं, सब तरह का जॉब जनरेशन जो है वो इस सेक्टर से हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर प्रौद्योगिकी उन्नति। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं, तो हमारी जो पूरी जो स्पेस जो ग्लोबल स्पेस सेक्टर है उसमें हमारी जो गुडविल जो होगी उसमें और ज़्यादा जो है इजाफा होगा। हम अपनी जो है बेहतर टेक्नोलॉजी का जो है प्रदर्शन ग्लोबल लेवल पर जो है वो कर सकते हैं। इससे जो दूसरी कंट्रीज़ के जो ऐसे वेंचर हैं, ऐसे मिशन हैं, उसके लिए वो इंडिया की तरफ बढ़ेंगे साझेदारी करने के लिए। तो यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो है वो स्पेस सिस्टम, सब सिस्टम को जो है इंडिया वो और जो पूरे जो वर्ल्ड है उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, सिस्टम है, सब सिस्टम है, और वहाँ पे हम लोग सप्लाई करेंगे। इंडिया के साथ जो है लोग आगे आएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को जो है और ज़्यादा जो है अपनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग। इंडिया की जो भूमंडलीय स्थिति जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। जैसा कि हमने बात की कि इंडिया जो है ऐसी चौथी एक कंट्री बन जाएगी जो कि जो मून की सतह पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग करती है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए जो है इन दूसरी कंट्रीज़ जो है वो इंडिया की तरफ रुख करेंगी, अपनी भी जो उनके ऐसे मिशन है उसको लॉन्च करने के लिए, उसके लिए साझेदारी करने के लिए। तो इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। यहाँ तक जो रशिया और चाइना, इंडिया के साथ जो रशिया और चाइना जो है वो भी लो कॉस्ट ऑप्शंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के पास कि वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो है रशिया और चाइना के पास जा सकते हैं। लेकिन रशिया में जो हम जान रहे हैं कि जो ये यूक्रेन के साथ जो है वॉर के कारण जो है रशिया बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत टर्बुलेंट कंट्री है इस टाइम, और कोविड-19 के बाद से चाइना पर जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने को आपको इस स्पेस रेस में जो है और ज़्यादा जो है आगे कर सकता है। तो इससे हमारी जो पूरा जो स्पेस सेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ोतरी मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंडिया के पास जो है अगर चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है अब मून इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने की, जो कि इससे जो है $बिलियन की जो है वहाँ पे पोटेंशियल है। तो इंडिया को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्व उत्पत्ति, रिवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे अगर हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि इसरो पर जो फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं अपने किसी भी लॉन्च मिशन के लिए। अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है या फिर तो इससे क्या होगा कि इससे आगे आने वाले अगर उनका कोई भी मिशन होता है तो वो इसरो पर रिलाई कर सकते हैं, इसरो के साथ जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया की जो है इमेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, जैसे कि हम लोग आर्टेमिस एकॉर्ड देख रहे हैं जो कि नासा और इसरो का जो है के बीच साझेदारी है। तो आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा का है, जो कि लूनर साउथ पोल पर जो है उनको जो है एक्सप्लोरेशन का पूरा एक मिशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो चंद्रयान 3 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के आगे आने वाले जो और ज़्यादा जो मिशंस हैं, जैसे कि गगनयान है, आदित्य मिशन है, तो उसके लिए जो इंटरप्लानेटरी मिशंस जो है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसके लिए जो है एक टेक्नोलॉजी हमें पता होगी कि किस तरीके से हमें एडवांस करना है। तो यहाँ पे आने वाले इंडिया के इंटरप्लानेटरी मिशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैशन एंड एम्पैथी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन इन सिविल सर्वेंट्स टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। करुणा और सहानुभूति में क्या अंतर है, समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति करुणा के महत्व पर चर्चा करें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे एम्पैथी क्या होती है और कंपैशन क्या होता है, और इसी के साथ साथ हम इसके डिफरेंस को भी समझेंगे यहाँ पर।
तो अगर हम एम्पैथी या फिर समानुभूति सहानुभूति को समझें तो वो होता है कि जब हम दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, ठीक है, दूसरों को अपने आप को दूसरे की जगह रखते हैं और समझते हैं कि उन पर जो है क्या बीत रही होगी, तो दूसरों के दर्द को हम महसूस करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं। यही अगर हम करुणा की बात करें तो हमारे जो है हम किसी के प्रति जो है हम उसकी भावनाओं को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं, लेकिन ये जो है एम्पैथी समानुभूति के एक कदम आगे है, यानी कि हम दूसरे के दुख दूर करने के लिए हम उसके दुख को समझते हैं और उसके दुख को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, कुछ एफर्ट्स भी करते हैं, तो वो होता है कंपैशन। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एम्पैथी जो है ये क्या है, ये हमारी फीलिंग है, ठीक है, लेकिन कंपैशन क्या है, फीलिंग है प्लस हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे डिज़ायर टू हेल्प जो है, इसको हम लोग जो है कंपैशन या फिर करुणा कहते हैं। तो ये जो अगर हम एम्पैथी की बात करें तो ये हमारे कंपैशन के पहले आता है, जब हम लोगों के लिए फील करते हैं, जब हम उनके दर्द को समझते हैं, तभी हम जो है उनकी मदद कर सकते हैं। और यहीं अगर हम कंपैशन की बात करें तो ये हमारा जो एम्पैथी है, जब हम दुख दर्द किसी का समझते हैं तो उसका हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, हम उसकी किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, हम किस तरीके से मदद करते हैं, उसको जो है यहाँ पे कंपैशन कहा जाता है। तो अगर हम एम्पैथी की बात करें तो यहाँ पे जो है हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता होती है और हम उसको समझते हैं। और कंपैशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए जो ये हमारे अंदर किसी व्यक्ति के प्रति चिंता हो सकती है, उसके प्रति जो है कोई सहानुभूति हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम लोग जो है यहाँ पर जो अगर हम किसी के लिए जो है यहाँ पे अगर हम कुछ फील कर रहे हैं, उसका दर्द दुख दर्द महसूस कर रहे हैं, तो हम उसके लिए जो है कोई कार्य करें। लेकिन जब हम यहाँ पर जो है चिंता करते हैं, उनके जो बीच उनके प्रति जो सहानुभूति होती है, तो उसको हम लोग कंपैशन कहते हैं, जब हम उनकी जो है आगे हेल्प करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एम्पैथी जो है ये एक विसरल फीलिंग है, जो कि अंदर से आती है, जिसको कि हम लोग कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम किसी के प्रति जो है उसका दुख समझ रहे हैं, दर्द समझ रहे हैं, तो ये हमारे अंदर से आना चाहिए। ये जो है ये एक फीलिंग होती है जो कि हमारे अंदर से आती है। लेकिन जो कंपैशन जो होता है ये एक कॉन्शियस एक्शन होता है, क्योंकि हम किसी के लिए हेल्प कर रहे हैं, हम कुछ एफर्ट कर रहे हैं, हम अपना एक्शन उस तरीके से ले रहे हैं, हमारा बिहेवियर उस प्रकार से है, तो ये हमारा एक कॉन्शियस सचेतन क्रिया होती है, ठीक है। अगर यहीं हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टिव लिसनिंग टू अदर्स, ठीक है, जब हम लोगों को जो है अच्छे से सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनके दुख दर्द को जब हम महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होती है एम्पैथी। लेकिन अगर हम कंपैशन के एग्जाम्पल को समझें तो किसी की हेल्प करना, ठीक है, तो वो होता है कंपैशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर रेलवे स्टेशन पे कोई वृद्ध व्यक्ति है और अगर वो प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के पर चढ़ रहा है अपना भारी सा सामान लेके, तो हम हेल्प उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं कि हम उनका सामान जो है वो ऊपर तक पहुंचा दें। तो यहाँ पर जो है ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम उनका दुख, हम उनकी फीलिंग समझ रहे हैं और साथ साथ में जो है हम कोई एक्शन ले रहे हैं। या फिर जो है वॉलंटियरिंग फॉर अ कॉज, ठीक है, किसी भी कॉज के लिए जब हम वॉलंटियर करते हैं, जब हम कोई भी एफर्ट लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम वृद्ध आश्रम में जाके वहाँ पर मनी डोनेट करते हैं या फिर उन लोग के लिए कोई कार्य करते हैं, तो क्या होता है, तो ये हमारे कंपैशन है कि हम लोग दुख दर्द उनका समझ रहे हैं और साथ साथ में हम कोई एफर्ट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल लें तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी ढाबे पे या फिर किसी भी फैक्ट्री में अगर हम काम करते देखते हैं, तो हम समझते हैं, हम उसके प्रति जो है दुख जो है हम अपना जो है वहाँ पे उनको अपना दुख जताते हैं कि इस उम्र में जो है वो काम कर रहा है, उसको तो पढ़ाई करनी चाहिए। तो हम उसको जब उसके दुख को समझते हैं तो ये क्या है, ये एम्पैथी होती है। लेकिन जब हम कोई भी व्यक्ति जो है उसे उस कार्य से मुक्त कराने की कोशिश करता है, उसके लिए कुछ संसाधन बनाने की कोशिश करता है जिससे कि वो आगे पढ़ाई कर सके, तो वो क्या होगा, वो होगा कंपैशन। वो उसके प्रति जो है करुणा भाव रखेगा कि जो है अपने जो उसकी फीलिंग है उसको जो है वो उसके प्रति जो है वो कोई एक्शन ले रहा है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आखिर जो है सिविल सर्वेंट्स में इम्पॉर्टेंट क्यों है कोरोना का होना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए जो है सिविल सर्वेंट्स में जो है कोरोना का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वीकर सेक्शन की, तो वीकर सेक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि महिलाएं हो गई, अनाथ बच्चे हो गए, कोई गरीब लोग हो गए, एल्डरली पॉपुलेशन है, वृद्ध लोग हो गए, या फिर डिसेबल्ड विकलांग लोग हो गए। तो ये सभी जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं। तो यहाँ पर जो है जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनके उत्थान के लिए जो है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें कोरोना का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो है अपने ही दायरे में रह के, ठीक है, जो भी सिविल सर्वेंट्स की जो भी पावर है उसमें रह के जब वो इन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, इसके लिए वो अपनी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सोशल सर्विस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो होती है उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, तो वो वहाँ पर जो है उनकी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी नीड्स को कहीं ना कहीं पूरे लॉ जो पूरा जो फ्रेमवर्क है उसमें जो है उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों की जो नीड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, किसी एल्डरली की नीड्स को जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो विद इन द सिस्टम, ठीक है, विद इन द सिस्टम रहकर भी वो जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो है उनके वेलफेयर के लिए कार्य कर सकते हैं, उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नीतियों का कार्यान्वयन और निर्माण। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वही जो है वो नीति का निर्माण करते हैं, नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का भी कार्य भी उन्हीं का होता है। तो सिविल सर्वेंट्स जो है अपनी एक्सपर्टीज़ की, अपनी नॉलेज का यूज़ करके, ठीक है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए नई पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ जो हैं उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ताकि जिससे कि जो भी महिलाएं हैं, वृद्ध है, या फिर जो बच्चे हैं उनके कल्याण के लिए कार्य किया जा सके। जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको उसमें कुछ चेंज लेकर के आ सकते हैं, ताकि जो है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है उनको बेहतर तरीके से उन तक जो है सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे जस्टिस, न्याय के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे आज भी ऐसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे आज भी रीजन्स हैं जहाँ पे कि जैसे अनटचेबिलिटी जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि जो इनह्यूमन प्रैक्टिस, अनटचेबिलिटी की जो है, छुआछूत की जो हमारी जो सोशल इविल प्रैक्टिसेस हैं उसको ख़त्म करें, और साथ साथ जो है लोगों को उनकी राइट्स के बारे में जागरूक भी करें। इससे जो है सामाजिक विकास भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारी जो अगर हम समझे कि एग्जाम्पल से समझे कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जो कि विमेन के प्रति जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इंडिफरेंट है, तो विमेन के लिए सेफ्टी मेजर्स, उनके कल्याण के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं उसके लिए भी जो है सिविल सर्वेंट्स को कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। इसी के साथ साथ अगर हम चिल्ड्रन को समझें, ठीक है, जो बच्चे हैं तो उनको जो है राइट टू एजुकेशन जो उनको दिया गया है, तो उनके प्रति जो है बच्चों को जो है स्कूल तक ले जाने के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित करते हैं। और यहाँ तक कि जो है वो देखते हैं कि जितनी भी जो वेलफेयर मेजर्स या फिर जो सरकार द्वारा जो पॉलिसीज़, स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो महिलाओं और बच्चों के लिए जो चलाई जा रही हैं वो उन तक जो है फ़ायदा उनको मिल रहा है कि नहीं, उनके जो उन जो पॉलिसीज़ का जो है सुपरविजन कर सकती हैं कि लोगों तक इसका जो है फ़ायदा उनको मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनके प्रति भी जो है वहाँ पर उनके भी विकास के लिए कार्य कर सकते हैं, उनके लिए जो है उनके वेलफेयर मेजर्स के लिए कार्य कर सकते हैं। जो इतने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जो है सरकार को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर सिविल सर्वेंट्स जो हैं अगर उनके वेलनरेबल पॉपुलेशन के लिए अगर कार्य करते हैं तो इससे जो लोगों का सरकारी मशीनरी पे, सरकार पर भी भरोसा जो है वो और ज़्यादा मजबूत होता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि ये एक मानवीय मूल्य है, ठीक है, कंपैशन करुणा जो है वो अपने आप में ही जो है एक मानवीय मूल्य है जो कि हमें जो है वो मनुष्य बनाता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो है एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी की अन्य की मदद करते हैं तो उससे हमें एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जो कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं, चाहे वो किसी ह्यूमन की हो या फिर कोई भी, अगर किसी भी हम जानवर की भी मदद करते हैं
तो भी उससे जो है हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे कि हमारा पूरी मेंटल हेल्थ जो है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। तो हम ये अंत में कह सकते हैं कि जो कंपैशन जो है वो सिविल सर्वेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को और ज़्यादा बढ़ाता है और उनके प्रति कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।